हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में समानता का परिप्रेक्ष्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन से पहले हम एक बार अपने कंटेंट को देख लेते हैं। तो यू हैव 3 यूनिट्स। तो यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इक्वालिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड देयर रिलेशन पोजिशन, यानी कि समाज समानता क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है और इन सब की स्थिति को समझना। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर है सोशल कल्चर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक डायनामिक ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशन, यानी कि इसमें आपको बात करनी है समानता की और समानता के साथ साथ शिक्षा के जो डायनामिक्स होते हैं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 3 में आपको स्कूल्स में जो डाइवर्सिटीज होती है और बच्चों को किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इसकी बात करनी है, यानी कि स्कूली शिक्षा में विविधता और समान अवसर को समझना। उसके बाद आते हैं आपकी सेकेंड यूनिट पर, जिसमें हमें सबसे पहले एजुकेशन एंड इक्वालिटी यानी कि शिक्षा और समानता क्या है इसको पढ़ना है। इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी देखना है। देन चैप्टर नंबर 5 इज जेंडर एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी कि जेंडर, लिंग, शिक्षा और समाज क्या है इसको हम पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 6 इज एजुकेशन एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस, यानी कि शिक्षा और आर्थिक रूप से जो वंचित लोग होते हैं उन्हें शिक्षा कैसे मिलती है, इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। देन चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना है एजुकेशन और सोशल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि शिक्षा और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सामाजिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, इनकी हमें बात करनी है। देन यूनिट 3 में हमें बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि एक सोर्स है जो हमें बोलता है कि इक्वालिटी सबके लिए, समानता सबके लिए। देन चैप्टर नंबर 9 में आपको डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और एजुकेशन की बात करनी है, यानी कि लोकतंत्र क्या है, नागरिकता क्या है, शिक्षा क्या है। चैप्टर नंबर 10 में आपको दलित और जेंडर लिटरेचर को पढ़ना है कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज को दूर करने की बात करते हैं, यानी कि असमानताओं को दूर करने के लिए ये जो साहित्य है वो क्यों जरूरी है। देन लास्ट चैप्टर है आपका क्रिटिकल पेडागोजी फॉर इक्वालिटी एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा और समानता के लिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो ये था आप लोगों का सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन, यानी कि हमें समाज और शिक्षा की परिभाषा बतानी है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन, तो हमें अब समानता की अवधारणा के साथ शिक्षा के साथ जो संबंध है उसके बारे में व्याख्या करनी है और इनके बीच के संबंध को बताना है। सबसे पहले अगर हम समाज की बात करें तो वी ऑल नो दैट कि जो ह्यूमन लाइफ होती है या जो हमारा मानवीय जीवन होता है वो समाज से जुड़ा हुआ होता है। हम समाज में ही जन्म लेते हैं, समाज में ही मरते हैं और समाज में ही सामाजिक कार्य करके अपनी भूमिका को समाज के अंदर निभाते हैं। समाज में हमारा जो कार्य है वो जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम एक तरफ एजुकेशन को देखें तो देखो, एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जो एक आइडियल सोसाइटी को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, यानी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम समाज में अगर समानता फैलाएं तो सबका कल्याण होगा और समानता फैलाने के लिए हमें प्रत्येक को शिक्षा देनी होगी, क्योंकि अगर हम शिक्षा का फैलाव करेंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और जो एक समाज है वो एक शिक्षित समाज में कन्वर्ट हो सकेगा। अब अगर हम समाज और शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो सोसाइटी क्या होती है, हर एक का नजरिया सोसाइटी को लेकर अलग अलग होता है। मेनली अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक ऐसा स्थान जहां पर व्यक्तियों का एक समूह जो आपस में एक साथ मिलकर अपने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के कार्य करता है और हर एक रूप से, चाहे राजनीतिक है, चाहे रिलीजियस चीज है, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे सोशली, चाहे कल्चरली, चाहे अदर एक्टिविटीज, वो हर एक चीज पर निर्भर होता है। तो यहीं से हमारा समाज बनता है। और समाज शब्द की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो ये एक लैटिन वर्ड सोसाइटस से निकला है, या फिर आप इसे सोशियस से इसकी उत्पत्ति मान सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड और एसोसिएट, यानी कि मित्र और सहयोगी। अगर हम सोशियोलॉजी की फादर की बात करते हैं तो अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को नॉलेज दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, स्किल्स दे सकते हैं और मोरल वैल्यूज भी दे सकते हैं, जिससे जो वो इंडिविजुअल पर्सन है वो शिक्षित होगा और वो समाज के विकास के लिए योगदान देगा। जो एजुकेशन वर्ड है वो डेरिव्ड कहाँ से हुआ है? 2 लैटिन वर्ड्स, एडुकेयर और एडुकेयर से निकला है, जिसमें एडुसियर का मीनिंग होता है बाहर की ओर ले जाना या फिर प्रशिक्षित करना। वहीं अगर हम एडुकेयर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रशिक्षित करना या फिर पोषण करना। अब अगर हम कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं कि समानता क्या है, समानता की अवधारणा क्या है, सबको पता है इक्वालिटी क्या होती है। एक ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को बराबरी और न्याय के साथ
कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले, अवसर मिले, आगे बढ़ने का हक मिले, जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। अब अगर हम इक्वालिटी और एजुकेशन के कंसेप्ट को हम सोसाइटी के साथ समझे कि क्या इसका समाज के साथ कैसा संबंध है, तो देखो सबसे पहले तो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, सभी तक शिक्षा की पहुंच। समानता और शिक्षा समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो 14 to 18 जो आर्टिकल्स हैं हमारे, उसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, किसी के भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाएगा, ताकि समाज का प्रत्येक बच्चा पढ़ सके और वो आगे समाज को बढ़ा सके। इसके साथ अगर हम बात करते हैं चेंज इन थॉट एंड पर्सपेक्टिव की, यानी कि विकास और दृष्टिकोण में परिवर्तन की, तो देखो एजुकेशन जो है वो लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है या उसे इम्प्रूव कर सकती है। जैसा कि लोगों के जो पर्सपेक्टिव होते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, हार्मनी को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, तो एजुकेशन सबसे मेन चीज क्या करती है, किसी भी इंसान का जो पर्सपेक्टिव होता है, कुछ सोचने का, कुछ देखने का नजरिया होता है कि वो सामाजिक न्याय को किस तरीके से देखता है, वो मानव अधिकारों को किस तरीके से देखता है, इसके नजरिए में सुधार होता है। जो शिक्षा होती है वो उसको समझ देती है या उसे विश्वास देती है कि समाज में समानता क्या है, समानता की इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वालिटी क्यों जरूरी है। शिक्षा जो है वो इन सारे मोरल वैल्यूज को उसे समझाती है। इसके अलावा सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, यानी कि सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षा समाज में सामाजिक समानता को यानी कि सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करती है, जिससे सभी वर्ग, जाति, लिंग और धर्म हर एक प्रकार के लोगों तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, समाज में जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी कमी होती है। उसके बाद डेवलपमेंट में इंक्रीजमेंट, यानी कि विकास में बढ़ोतरी होना। शिक्षा और समानता समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करने में हेल्प करती है, ताकि जितने भी एजुकेटेड और स्किल्ड सिटीजन है वो एक सोर्स ऑफ डेवलपमेंट बन सके सोसाइटी के बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट समानता की अवधारणा जो है वो शिक्षा के माध्यम से समाज को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है या वो किस तरीके से आवश्यक है समाज के लिए, इन सभी चीजों की बात करती है। शिक्षा अगर सभी लोगों को मिल सके तो इससे जो भी हमारा राज्य है उसका कल्याण हो पाएगा और एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ और स्कूलों में हम किस तरीके से एक समावेशी वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। यहाँ पर एक वर्ड आया है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा होती है एक ऐसा स्थान जहाँ पर सभी बच्चे, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी तरीके का भेदभाव ना करके उन सबको एक समान ही एजुकेशन दी जाए, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा कहते हैं। जो ये शिक्षा होती है ये हमारे समाज में डेवलपमेंट, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस यानी कि विकास, समानता और सामाजिक न्याय को स्थापित करती है। और ये एक ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इक्वालिटी मिलती है, कोई भी भेदभाव किसी भी स्टूडेंट्स के बीच नहीं होता, और इसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगर हम यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, यहाँ का जो वातावरण होता है ना, वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग एबिलिटीज वाले बच्चे आते हैं। हर एक विद्यार्थी की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल अलग होती है। क्षेत्र और क्षमता यानी कि एरिया और एबिलिटीज की बात हुई है। क्षेत्र का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप सोचो अलग अलग क्षेत्र मतलब कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई पंजाब से, नहीं। अलग अलग क्षेत्र मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की जाति अलग है, किसी का धर्म अलग है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठा बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो इस तरीके से इनके बीच एरिया वाले डिफरेंसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कोई दिव्यांग बच्चे होते हैं, कुछ विशेष जरूरत वाले बच्चे होते हैं, कुछ जनरल यानी कि सामान्य बच्चे होते हैं। इस तरीके के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बताते हैं कि हम किस तरीके से एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को, एक समावेशी वातावरण को स्कूलों में स्थापित कर सकते हैं या स्कूलों में ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव सिलेबस यानी कि आकर्षक पाठ्यक्रम। इंक्लूसिव एजुकेशन अगर आपको अपने स्कूल में स्टैब्लिश करनी है तो यू हैव टू क्रिएट सिलेबस शुड बी कीपिंग इन माइंड द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हम इसमें बात करें, जितने
जितने भी बच्चे हैं उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस बनाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी नॉलेज जो है वो बिल्डअप हो या फिर इनहेंस हो। इसके अलावा अगर आप अपने स्कूल में इंक्लूसिव इन्वायरमेंट यानी कि समावेशी वातावरण स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स ऐड करने चाहिए जिसमें बच्चों की रुचि हो, तो जो उनका डेवलपमेंट है वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा पॉलिसीज और स्कीम्स यानी कि नीतियां और योजनाएं, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उन्हें समानता वाली नीतियों को अपनाना चाहिए, यानी कि ऐसी पॉलिसीज और स्कीम्स वगैरह लागू करनी चाहिए जो सबके लिए समान हो, यानी कि इक्वल हो। ऐसा नहीं कि एक अमीर बच्चा है तो उसके लिए अलग पॉलिसी और एक गरीब बच्चा है उसके लिए अलग, नहीं, सबके लिए जो पॉलिसीज और स्कीम्स हो वो बिल्कुल सेम हो। इसके अलावा हर एक बच्चे को देखो मौका मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चे को तो बहुत सारे चांसेस दे रहे हो, दूसरे को नहीं, तो ऐसा नहीं होता। सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करना चाहिए, यानी कि भेदभाव मुक्त रहना चाहिए। इसी से एक गुड इन्वायरमेंट जो है वो बिल्डअप होगा। उसके बाद एक्सेप्ट डाइवर्सिटीज, ऑब्वियसली हमें विभिन्नता को अपनाना चाहिए। देखो स्कूलों में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले आते हैं, तो इसीलिए हमें स्कूलों में अलग अलग संस्कृति को सपोर्ट करना चाहिए, डिफरेंट जो कल्चर है उनको सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल की जो भी लैंग्वेज है उनकी वो लैंग्वेज से रिलेटेड नीड्स को पूरा करना चाहिए, और बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, कहाँ से वो आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ व्यवहार है वो किया जाना चाहिए। अटेंशन टू स्पेशल, विशेष जरूरतों का ध्यान। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विशेष अटेंशन की नीड होती है, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं तो स्कूल वालों को क्या करना चाहिए कि जो विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग और विशेष योजनाएं बनानी चाहिए जिनका फायदा उन्हें मिले, ताकि उन्हें भी समान अवसर मिले, ताकि वो भी अपना जो डेवलपमेंट है वो कर सके। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, उनको कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि वो कैपेबल नहीं है, उनको ये चीज कभी भी फील नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उनकी जरूरतों की सभी चीजों की व्यवस्था सही तरीके से की जानी चाहिए। देन सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति और सहयोग। शिक्षक को और छात्रों को दोनों को ही जो सहयोग है, जो सहानुभूति है, जो सिंपैथी और कोऑपरेशन है, उसे विकसित करना चाहिए। ऐसी चीजों को एनकरेज करना चाहिए ताकि जो बच्चे है वो सिंपैथी, कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना, इस तरीके के जो मोरल वैल्यूज है वो अपने अंदर डेवलप कर सके। देन डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, यानी कि अनुशासन और स्वतंत्रता। देखो स्कूल में सभी बच्चों के लिए सेम नियम बनाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो अगर एक ड्रेस आपने डिसाइड किया तो स्कूल में सभी बच्चों के लिए सेम ही ड्रेस होनी चाहिए। ये नहीं कि जो डिसेबल है उनको अलग दे रहे हो, जो अमीर है उनको अलग, नहीं, सभी बच्चों के लिए सेम नियम होने चाहिए और हर एक चीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सबसे मेन बात यह है कि जो टीचर्स हैं उनको भी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, तो हेंस आप एक इंक्लूसिव स्कूल को बिल्डअप कर पाओगे। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट जो इंक्लूसिव एजुकेशन मिलती है स्कूल्स में, वहां पर अलग अलग डिफरेंट माइंड, डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट टाइप के चिल्ड्रंस आते हैं। उनको उनकी एबिलिटी या उनकी कैपेबिलिटी दोनों के साथ पहचान कर उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उनके बीच कॉपरेशन और हेल्पफुलनेस की जो भावना होती है उसे बिल्डअप करना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द एजुकेशन पॉलिसी एंड इक्वलिटी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड फॉर इक्वलिटी इन एजुकेशन। यानी कि हमें स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति और समानता क्या थी इसको बताना है, और इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि शिक्षा में समानता के लिए जो चुनौतियां आई है वो क्या थी। जब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ तो इसे काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, कई बड़ी चुनौतियां थी हमारे सामने। सबसे पहली तो यही कि भारत 2 हिस्सों में बट गया था और दूसरा हिस्सा आपको पता है पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान से 80 लाख जो रिफ्यूजेस थे वो इंडिया आए थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि जैसे कि जो ये 80 लाख रिफ्यूजेस आए हैं, इनके खाने का इंतजाम, ये रहेंगे कहाँ, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन इनके साथ साथ भारत में जो मेन प्रॉब्लम और भी थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रमुख थी वो थी शिक्षा, और शिक्षा की सब तक पहुंच, कि कैसे सब तक शिक्षा को पहुंचाया जाए, सभी के लिए शिक्षा बनाई जाए। अब अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी और इक्वालिटी की इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे, इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पर एजुकेशन पॉलिसीज, जितनी भी शिक्षा नीतियां उस समय बनाई गई थी स्वतंत्र भारत में, वो भारत के जन कल्याण के लिए तो कम काम कर रही थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार को प्रिजर्व करने, उन्हें ज्यादा संरक्षण देने या उनके वेलफेयर के लिए ज्यादा काम कर रही थी। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो भारत के पास अब एक सबसे मुख्य चुनौती ये थी कि वो एक ऐसी शिक्षा नीति को तैयार करे जो देश का विकास कर सके। और इसी के लिए आजाद भारत में 1948 में सबसे पहले शिक्षा आयोग यानी कि एजुकेशन कमीशन को फॉर्म किया गया। जो इसके चेयरमैनशिप थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भारत ने अपना संविधान अपनाया और शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया। जैसे 3 कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें जो शिक्षा वाला विषय
विषय था वो राज्य का विषय बना दिया गया। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1964 और 1966 में कठोरी आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। अब ये जो कठोरी कमीशन था इसने एक चीज सजेस्ट की कि एक सामान्य स्कूल प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए सोसाइटी में रहने वाले हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो पिछड़े इलाकों से आया हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, लेकिन सबकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। सबके लिए एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये सिफारिश की गई थी। इसके बाद 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसने शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली तैयार की गई जिसमें कहा गया किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, ना क्लास को लेकर, ना कास्ट को लेकर, ना जेंडर को लेकर। चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो, लिंग के हो, कोई भी धर्म मानते हो, आप सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और आप सभी के लिए शिक्षा है। इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया ऐसे लोगों को शिक्षा जरूर मिले जो कि पिछड़े हुए हैं, जैसे कि महिलाएं हो गई, फिर आपके SC और ST होते हैं यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति, फिर विकलांग बच्चे वगैरह जो होते हैं। तो इन सारे लोगों की एजुकेशन पर ज्यादा जोर देने की बात की गई। और जो इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्टिव लाया गया था, 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। 1986 के बाद लगातार शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में NEP जो 2020 में आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, जिसमें सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। NEP की बात करें तो अंडर दिस पॉलिसी पीपल हैव बीन डिफाइंड सोशियो इकोनॉमिकली, यानी कि इस नीति के तहत लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले तो उनकी लिंग की पहचान, कि वो महिला है, पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। उनकी समाज में क्या पहचान है, क्या वह अनुसूचित जाति है, जनजाति है, OBC है, अल्पसंख्यक है। फिर भौगोलिक पहचान, कौन गांव से है, कौन छोटे शहरों से है, कौन जिलों से है, यानी कि इन शॉर्ट कि सबको शामिल किया गया है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ट्रांसजेंडर हो, ST हो, SC हो, सबको। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे बेस्ड है NEP, जो आपकी न्यू पॉलिसी आई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस की, जो एजुकेशन में समानता के साथ जो चुनौतियां आई, अगर हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भाई नीडी पीपल है, जो कि जरूरतमंद लोग हैं, उनके पास एजुकेशन पहुंच सके। चाहे हमने कितनी सारी नीतियां लागू कर ली है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई और वो अनपढ़ रह जाते हैं। जैसे दलित लोग हैं, तो आप देखोगे कि आज भी जो दलित है उनके पास एजुकेशन नहीं है। सिर्फ यही वजह नहीं है कि वो लोग गरीब है या फिर उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि कुछ रीजंस ये हैं कि उनको सीखने का माहौल ही नहीं मिल रहा, उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है। वो जिस जगह रहते हैं वहां पे लर्निंग इन्वायरमेंट ही उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन इज वेरी पुअर इन रूरल एरियाज, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया। आज भी ऐसे एरियाज है जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आपके गाँव वगैरह है, उनकी हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर स्कूल्स ही नहीं है। और अगर स्कूल है भी तो वहाँ पर उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती जो कि आपको एक शहर में मिलती है या फिर किसी वेल प्लान सिटीज में मिलती है। इस वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। देयर वॉज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन इन वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज इन स्कूल। आप देखोगे कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है या फिर जाति धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, तुम पानी यहाँ से मत पियो। और सबसे जो मेन बात है, आप पहले के समय में देखोगे कोई भी गाँव में छोटा सा सरकारी स्कूल खुला है, लड़कियों को वहीं भेज दिया जाता था कि भाई तुम यहाँ सरकारी स्कूल्स में जाओ, क्योंकि लड़कियों को लेकर मेनली पर्सपेक्टिव यही था, थोड़ा बहुत पढ़ाना है, उसके बाद शादी करनी है, ये घर का काम करेंगी। लेकिन वहीं अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजा जाता था, उनकी एजुकेशन पर ज्यादा खर्च किया जाता था। इक्वालिटी यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम आई है एजुकेशन के फैक्टर में। उसके बाद गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशन देने में कभी कभी विफल हो रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, वो मतलब बहुत इजीली इंग्लिश बोल पा रहा है, लेकिन वहीं एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, उसे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सीखना नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़ी बहुत जो इनइक्वालिटी, असमानता है वो है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हें खुद का डेवलपमेंट करना चाहिए, तभी वो बच्चों का भी डेवलपमेंट कर पाएंगे। सो एट द एंड वी कैन से दैट इन कंक्लूजन कि भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें अब प्रोविजंस बन चुके हैं कि जेंडर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, OBC पीपल, सबके लिए एजुकेशन अब काफी ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसमें कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती है, लेकिन भविष्य में हम देखेंगे कि इन चुनौतियों का समाधान भी मिलेगा। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि हमें शिक्षा की क्वालिटी को देखना चाहिए, हमें एजुकेशन की क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन, हाउ डज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर। जेंडर समाजीकरण क्या है, जेंडर आधारित भेदभाव कैसे हो। देखो, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पुरुष और महिला दोनों के लिए ही अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दोनों का व्यवहार अलग होता है। लिंग के अकॉर्डिंग यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग दोनों के काम को बांट दिया जाता है कि महिला जो है वो घरेलू काम संभालेगी और जो पुरुष है उनका मेन काम होगा कि वो घर से बाहर
बाहर जाएं और पैसे कमाएं, नौकरी करें, अपने घर को चलाएं। तो इस तरीके से समाज में महिला व पुरुष उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, उनके लिंग के अकॉर्डिंग उनके कार्य को तैयार कर दिया जाता है कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़की करेगी। और इस चीज से समाज में असमानता आती है और ये जेंडर के अंदर भी असमानता को स्पष्ट करता है और बताता है कि जेंडर की वजह से किस तरीके से समाज में भेदभाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जेंडर आप सबको पता है क्या होता है, एक सामाजिक संरचना है, एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें व्यक्ति के लिंग के अकॉर्डिंग जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो उसकी शारीरिक संरचना है, उसके आधार पर उसकी सामाजिक पहचान को स्पष्ट करना ही जेंडर है। ऑब्वियसली किसी भी व्यक्ति के फिजिकल स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल। इसके बाद आता है आपका जेंडर सोशलाइजेशन। देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन सोसाइटी के साथ इंगेज होते हैं, यानी कि मनुष्य समाज से जुड़ाव रखता है। स्त्रियों को किस तरीके के काम करने हैं, पुरुषों को किस तरीके के काम करने हैं, ये इस संस्कृति को स्पष्ट करता है। जो इसमें मेन बात है, जेंडर सोशलाइजेशन समाज में लड़का और एक लड़की किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये तो बताता है, लेकिन इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि समाज में शामिल जेंडर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को पहचानना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना, ताकि जेंडर से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज हैं उन्हें बंद किया जा सके और समानता को स्थापित करने की कोशिश की जा सके। यानी कि इन शॉर्ट एक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सभी को, चाहे स्त्री है पुरुष है, सबको समान बनाया जाए, सबका उद्देश्य समाज में सेम हो, कोई भी लैंगिक भेदभाव ना हो और इससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। अब अगर हम जेंडर सोशलाइजेशन के 4 एजेंट्स की बात करें, कहाँ ये देखने को मिलता है हमें सबसे ज्यादा? सबसे पहले परिवार। आप देखोगे एक परिवार में क्या होता है, बचपन से ही छोटी लड़कियों को घरेलू कामों में लगा दिया जाता है, ठीक है, और लड़कों को फ्रीडम दे दी जाती है अर्ली एज से। तो ये चीज यहाँ गलत है। फैमिली में ये चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, दोनों को समान रूप से, कि अगर लड़की भी खेलना चाहती है तो उसे खेलने दो, बजाय इसके कि उससे घर का काम करवाओ। उसके बाद आता है आपका स्कूल। जैसे हम देखेंगे कि लड़कों को बोला जाता है आप साइंटिफिक कोर्सेज ज्वाइन करो या फिर फिजिकल एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन वही हम लड़कियों को देखेंगे तो लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि आप होम साइंस लो। तो ये चीज भी गलत है, बल्कि उन्हें इस भेदभाव को खत्म करना चाहिए और उन्हें इक्वल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, ऐसा करना चाहिए। इससे भी सोशलाइजेशन बढ़ सकता है। फिर ऐसे ही पीर ग्रुप्स होते हैं, ऑफिस में भी मेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बल्कि इसके बदले क्या होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉयज को समान चीजें उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि लड़कियां भी निर्णय ले सके, वो भी डिसीजन मेकर बन सके। इसके बाद मीडिया। देखो मीडिया भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, क्योंकि आप देखोगे जब भी हम फिल्में वगैरह देखते हैं, फिल्म देख लो, टीवी देख लो, उसमें उसे पत्नी बनाया जाता है या फिर बहन बनाया जाएगा, माता बनाया जाएगा, उनको हमेशा हाउस होल्ड एक्टिविटीज में ही लगाया जाएगा। ऐसी बहुत 1% ही कोई फिल्म होगी जिसमें सिर्फ हीरोइन को लीड रोल में दिखाया गया हो। हमेशा क्या होता है, मैन हीरो है, वो हीरोइन को बचाने आया है या कुछ भी, मतलब कभी भी एक वुमेन को ऐसे नहीं दिखाया गया। तो इस तरीके से ये जो मीडिया है, ये फिल्म है, जो ये टेलीविजन है, ये भी इस पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। बल्कि कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होनी चाहिए जहां पर महिलाओं को लीड रोल में दिखाया जाए। तो मीडिया भी इसका 4th एजेंट है। ये भेदभाव होते क्यों है, कारण क्या है जो ये भेदभाव हो रहा है? सबसे मेन बात फिजिकल एबिलिटीज और इमोशन, यानी कि शारीरिक क्षमता और भावनाएं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ना हमेशा से कमजोर माना गया। ये एंशिएंट टाइम से बात चल रही है कि जो फीमेल्स है वो मेन से कमजोर होती हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, इमोशनली रूप से भी। तो इससे क्या होता है, महिलाओं को काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और हेरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन एट द हाउस होल्ड लेवल, घरेलू स्तर पर भी भेदभाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं को बचपन से ही घरेलू कामों में लगा दिया जाता है, झाड़ू मारो, पोछा मारो, जबकि जो पुरुष होते हैं उन्हें पहले तो फ्रीडम मिलती है और उसके बाद सिर्फ उन्हें पैसा कमाने के लिए कहा जाता है। फिर एजुकेशन की फील्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। आप देखोगे कि लड़कियों को बेशक कम पढ़ाया जाए, लेकिन लड़कों को अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। लड़कियों को अगर उसने 12th कर ली आज भी, उसके बाद शादी कर देते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है भेदभाव में। और हम देखेंगे लड़कियों को हमेशा ये कहा जाता है कि आप फीमेल टीचर से ही पढ़ो। तो ये चीज भी डिस्क्रिमिनेशन का रीजन है कि ये भेदभाव क्यों, वो भी तो बेस्ट एजुकेशन ले सकती हैं। देन एम्प्लॉयमेंट और सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन, रोजगार और वेतन में महिलाओं को पुरुषों के अकॉर्डिंग कम वेतन मिलता है। तो ये चीज भी गलत है। ऐसा क्यों? अगर वो मेहनत कर रही है तो उन्हें इक्वल मिलना चाहिए सैलरी वगैरह। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो प्रोसेस है डिस्क्रिमिनेशन की अलग अलग एरियाज में, वो जेंडर की वजह से, क्योंकि ये शुरू यहीं से हो जाता है। कोई लड़का पैदा हुआ है, कोई लड़की पैदा हुई है, और इससे एंड तक उसके साथ भेदभाव ही होता रहता है। उनके बर्थ के अकॉर्डिंग उन्हें प्रायोरिटीज दी जाती है। बॉय गर्ल आगे जाके मेन वुमेन में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो जेंडर से रिलेटेड, चाहे एजुकेशन की फील्ड देख लो, चाहे हेल्थ में देख लो, चाहे डोमेस्टिक वर्क, कोई भी जगह देख लो, हर जगह स्त्री और पुरुष में आपको भेदभाव देखने को मिलेगा, जिसमें काफी ज्यादा जरूरत है हमें कि वी हैव टू इम्प्रूव इट। तो हमें इस तरीके से, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हमें हर जगह अब भेदभाव
भेदभाव में सुधार करना चाहिए और भेदभाव को खत्म करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइट टू एजुकेशन अपहोल्ड्स द राइट टू इक्वलिटी गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान द्वारा आश्वस्त समानता के अधिकार को कायम रखता है। हमें इस कथन का परीक्षण करना है कि किस तरीके से जो शिक्षा का अधिकार है वो समानता के अधिकार को भी कायम रखता है भारतीय संविधान के अंदर। अगर हम बेसिक इंट्रो की बात करें, भारतीय समाज में शिक्षा का जो इतिहास रहा है, जो एजुकेशन की हिस्ट्री रही है, वो बहुत एंशिएंट टाइम से ही रही है। आप देखोगे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है और सबसे मेन बात, समय समय पर शिक्षा में ना परिवर्तन भी करवाया जाता है। चेंजेस जो होते हैं वो भी होते रहते हैं। अब जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1986 में किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके बाद क्या चेंज आए, फिर कोठारी कमीशन में क्या डिसाइड हुआ, देन एनईपी में क्या न्यू चेंजेस आए। तो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है या फिर जो उसका सिस्टम है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके अंदर परिवर्तन नियमित रूप से होता ही रहता है। अब अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो देखो, जो शिक्षा का अधिकार है वो मानव अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाता है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी लाता है, उसको इस काबिल बनाता है कि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेशन कर सके। आप देखोगे अगर आपके पास शिक्षा का अधिकार है, आप शिक्षित हो, तो आप हर तरीके से अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आप क्या काम करोगे? मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपकी जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा और सुधार हो जाता है। मतलब किस तरीके से हम अपनी कंडीशन में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये इस चीज को एंश्योर करता है। राइट टू एजुकेशन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 विद इक्वालिटी एट द सेंटर, एजुकेशन हैज बिकम वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि समानता को केंद्र में रखकर भारतीय संविधान ने 1950 में जैसे इस चीज को लागू किया, वैसे ही शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मुफ्त और अनिवार्य कर दिया कि आपको आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग कंपलसरी और फ्री जो एजुकेशन है उसकी एश्योरेंस, उसका आश्वासन मिल चुका है। उसके बाद 2002 में संविधान संशोधन अधिनियम आया तो इसमें आर्टिकल 21A को ऐड किया गया और इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, यानी कि इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अब आर्टिकल जो 21A है वो क्या कहता है कि भारत में 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी है, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, यानी कि मुफ्त शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, जो कि उनके भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित हुई। एरियाज ऑफ अपहोल्डिंग द राइट टू इक्वलिटी थ्रू द राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार द्वारा समानता के अधिकार को कायम रखने के हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका सोशल इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में आया था, उसमें आर्टिकल 21 ऐड किया गया और उसमें 6 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी की गई। और इसमें एक बात और कही गई कि शिक्षा का अधिकार समाज में सभी के पास है ताकि सभी को समान शिक्षा मिल सके, किसी भी तरीके का क्लास, रिलीजियन, कास्ट, इनसे रिलेटेड कोई भी भेदभाव ना हो, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय कोई भी बीच में ना आए, सभी के लिए समान अधिकार वाली शिक्षा बनाई जाएगी और ये समानता के अधिकार को बनाए रखने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं कि आर्थिक समानता क्या है, इसके अंदर नॉर्मल सी बात है कि जो रिच और पुअर क्लास है आपकी, यानी कि अमीर और गरीब वर्ग है जो आपका, उसको समानता के दायरे में रखो और समानता के दायरे में रखकर एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था बनाओ जो सभी के लिए हो। मतलब एक समान शिक्षा व्यवस्था बनाना जो सभी को बिना भेदभाव के मिल सके। उसके बाद आप लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्रों में भी इसे एनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि आप राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दे सकते हैं ताकि बॉयज और गर्ल्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इससे हम अपनी एबिलिटीज या अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। पुरुष, महिला और सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था अगर हो जाती है तो ये समानता के अधिकार को कायम रखता है। एक समान शिक्षा जो सबके लिए एक हो, अगर कोई अमीर है तो उसको भी सेम ही प्रायोरिटी मिले जितनी की एक गरीब बच्चे को मिलती है, सेम एजुकेशन और हर चीज सेम ही मिले। इसके बाद आप लिंग्विस्टिक इक्वालिटी देखते हो, यानी कि भाषाई समानता की अगर हम बात करते हैं तो देखो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। मतलब लोगों से एक ऐसी भाषा में बात करना या उन्हें एक ऐसी भाषा में शिक्षा प्रदान करना ताकि वो उस चीज को समझ सके और उन्हें सीखने में आसानी हो। देन माइनॉरिटी इक्वालिटी यानी कि अल्पसंख्यक समानता, इसमें शिक्षा का जो अधिकार है वो समाज के पिछड़े वर्ग जो काफी ज्यादा पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ताकि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो समाज में समानता के दायरे में आए। क्योंकि अगर
आप इन लोगों को, माइनॉरिटीज को एजुकेशन ही नहीं दोगे तो फिर कहाँ से इक्वालिटी है? नहीं है ना। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें, वो सभी के लिए है। किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, कोई लैंग्वेज, कोई एबिलिटी, कुछ भी नहीं। सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और यही शिक्षा का जो अधिकार है वो समाज में समानता की अवधारणा को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ माइंड विच सिटीजंस इन अ डेमोक्रेसी मस्ट इंक्लूड? व्हाट कैन बी द रोल ऑफ एजुकेशन इन दिस एंडेवर? लोकतंत्र में नागरिकों को कौन सी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए? इस प्रयास में जो शिक्षा है उसकी क्या भूमिका हो सकती है? अगर हम बात करें किसी भी डेमोक्रेसी के सिस्टम की या फिर लोकतंत्र की व्यवस्था की, किसी भी देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था होती है वो उसके नागरिकों की क्षमता के अनुसार ही व्यवस्थित होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिटीजन्स का ही होता है, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसा कि समाज में हर व्यक्ति जरूरी होता है, सोसाइटी में हर एक पर्सन इसेंशियल होता है, उसके पास उसके राइट्स होते हैं कि वो कुछ बोले, वो समानता, शिक्षा, उसके पास इस तरीके के सारे अधिकार जो हैं वो होते हैं। और लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, उसे बिल्कुल उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है कि जो सिटीजन हो वो कम से कम एजुकेटेड हो। सबसे पहले अब हम डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोस और क्रेटोस। लोकतंत्र, जिसे अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं, ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेट से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ लोक या लोक है और क्रेटोस के अर्थ की बात करें तो इसका मीनिंग है पावर या शक्ति। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? पीपल्स पावर या फिर लोगों की शक्ति। लोकतंत्र में व्यक्तियों के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए एक शासक को चुनने की शक्ति होती है। अब अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करें तो वो क्या कहते थे? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। डेमोक्रेसी को जानने के बाद अब हम देखते हैं सिटीजनशिप क्या है, यानी कि नागरिकता क्या है। देखो, किसी भी देश में जो व्यक्ति रहता है या फिर किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों का उस देश के साथ जो संबंध है, उस संबंध को जो स्पष्ट करता है या जो पहचान कहलाती है वो नागरिकता कहलाती है। जैसे कि वी आर इंडियंस, हम भारत में रहते हैं इसलिए हम इंडियंस है, तो हमारी सिटीजनशिप क्या है? इंडियन। अब ये नागरिकता मिलती कैसे है? ये 2 चीजों पे डिपेंड होती है। देखो, कुछ देश तो ऐसे हैं जो पर्सन के प्लेस ऑफ बर्थ पे डिसाइड करते हैं कि अगर मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरे पास भारत की नागरिकता आएगी। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि व्यक्ति की नागरिकता उसके माता पिता की नागरिकता से जुड़ी है, कि अगर आप लोगों के मम्मी पापा अमेरिका से हैं तो आप भी अमेरिका के ही नागरिक माने जाओगे। तो इस टाइप के हमारे पास सिटीजनशिप होती है। एफर्ट्स इन डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में नागरिकों की क्षमताओं के विकास में प्रयास। पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज, लोकतांत्रिक गतिविधियों में भागीदारी। किसी भी देश में या राज्य में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उनका चुनाव में भाग लेना, वोट करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, डिबेट्स करना, कम्युनिटी मीटिंग्स में इंगेज होना, ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टैक्स को पे करना, प्रोटेस्टिंग होता है, मतलब व्यक्तियों को इतना एबल बनाना चाहिए कि वो ये सारी चीजें कर सके। और इसके लिए जो एजुकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद पर्सनल एंड सोशल लिटरेसी, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक साक्षरता। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शिक्षा है वही सिटीजन की एबिलिटी को डेवलप करती है टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, कि वो कुछ सोचें, वो कुछ समझें। अगर एक अच्छा और शिक्षित नागरिक समाज में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देगा, विकास की प्रक्रिया में भाग लेगा, तो नेशन का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होगा। और इसके पीछे जो वजह है वो शिक्षा ही है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही ये सभी काम कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। अब देखो, एक अच्छे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी है कि जो सिटीजन्स है वो अपने व्यूज को कन्वे करें टू द अदर पीपल्स, कि वो दूसरों को भी अपने विचार बताएं कि हम ये सोचते हैं इस बारे में, हम वो सोचते हैं उस बारे में। इससे क्या होगा कि देश में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर एक व्यक्ति उस बारे में जान सकेगा और उस समस्या के खिलाफ अपनी एक सोच या अपनी एक थिंकिंग को बना पाएगा। सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नागरिक होता है, यानी कि जो सिटीजन होता है, वो सोसाइटी का ही पार्ट होता है, और कहा जाए तो समाज की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो एक सिटीजन्स पर ही होती है। रोल ऑफ एजुकेशन इन एफर्ट्स टू डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में नागरिकों की क्षमताओं के विकास के प्रयास में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखो, ऑब्वियसली शिक्षा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने ऊपर के पॉइंट्स भी डिस्कस करे उससे भी हमें यही पता चलता है। देखो, शिक्षा और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी देश में लोकतंत्र है और वहां शिक्षित व्यक्ति है तो जो लोकतंत्र की भागीदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ सकेगी, क्योंकि एजुकेटेड पीपल होंगे तो वो जितनी भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनमें
पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद एजुकेशन डेवलप नॉलेज, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिटीजन। जो शिक्षा होती है वो नागरिकों के अंदर सोचने समझने की, जिम्मेदारी की, ज्ञान की समझ का विकास करती है। इससे क्या होता है, जिस भी देश में लोकतंत्र है उसमें रहने वाले नागरिक एक सही निर्णय ले सकते हैं। उनके अंदर शिक्षा एक ऐसी समझ पैदा कर देती है जिससे वो एक सही समझ ले सकते हैं अपने देश के लिए। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट किसी भी देश के अच्छे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वहां पे जितने भी नागरिक होते हैं उनके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए या फिर उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज को विकसित किया जाना चाहिए कि वो लोकतंत्र की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके और अपने देश में लोकतंत्र को स्मूथली चला सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन लिटरेचर बी अ सोर्स ऑफ रिमूविंग सोशल इनइक्वालिटीज? व्हाट वाज अंबेडकर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ दलित लिटरेचर? क्या साहित्य सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक स्रोत हो सकता है? दलित साहित्य के विकास में अंबेडकर का क्या योगदान था? देखो, इस क्वेश्चन में नॉर्मल से एक बात पूछिए, जो आपके साहित्य होता है यानी कि जो आपका लिटरेचर होता है, क्या उससे आप इनइक्वालिटी को, जो समाज में जितनी भी इनइक्वालिटीज है, क्या उनको आप दूर कर सकते हो? और उसके बाद आपसे बोला है कि दलित लिटरेचर में अंबेडकर जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, इसे आपको बताना है। सबसे पहले तो हम लिटरेचर समझ लेते हैं कि लिटरेचर क्या होता है। किसी भी सोसाइटी के लिए एक मिरर होता है। ये समाज की वास्तविकता को, जो समाज की रियल सोशल कंडीशंस है ना, उनको स्पष्ट करता है, उनको बताता है। वहीं जो वर्ड है इनइक्वालिटी, वो किसी भी सोसाइटी के लिए जहर होता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जाति, वर्ग, लिंग, रंग, रूप, भाषा, संस्कृति सभी के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है और फिर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भारतीय समाज आज भी इन्हीं सारी चीजों से पीड़ित है। आज भी भारत के विकास में ये सारी चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो भी संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता। और हाँ, इसके समाधान के लिए साहित्य एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। तो यस, वी कैन से दैट कि लिटरेचर इज अ सोर्स ऑफ रिमूविंग सोशल इनइक्वालिटीज, यानी कि साहित्य सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक स्रोत है। अब हम साहित्य को अच्छे से जानते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया वो क्या होता है। कोई भी कार्य की लिखित जानकारी, चाहे वो हम बुक में लिखें, कहीं पे प्रिंट करें, ये सब कुछ लिटरेचर का पार्ट है। जो भी आप प्रॉस लिखते हो, स्टोरी, कथा, ड्रामा, नाटक, कविता, पोयम, ये सब जो आप लिखते हो ये सब साहित्य है। अब लिटरेचर में असमानताओं को उजागर करने वाले अगर हम दो साहित्य की बात करें तो एक होता है दलित लिटरेचर और एक होता है जेंडर लिटरेचर। दलित साहित्य जो होता है वो समाज में फैली असमानता, और असमानता किसके साथ, जो कि माइनॉरिटीज होते हैं, एक ऐसा वर्ग होता है जिन्हें समाज से बिल्कुल अलग रख दिया जाता है। उनसे जुड़ी जो भी बातें होती है या उनसे जुड़ी घटनाओं को, उनके जीवन के मुद्दों को जहां पर लिखा जाता है वो होता है दलित साहित्य। जेंडर साहित्य की बात करूं तो इसमें सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, जेंडर से रिलेटेड जो भी महिला पुरुष के बीच का भेदभाव है, ये सब कुछ जेंडर लिटरेचर में आता है। दलित लिटरेचर में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने जूठन का नाम सुना होगा, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। और जेंडर लिटरेचर की बात करूं तो निवेदिता मेनन की नारीवादी निगाह से, यानी कि फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपने पढ़ा होगा या आपने इसके बारे में सुना होगा। अब हम देख लेते हैं सामाजिक असमानताओं को दूर करने में साहित्य की क्या भूमिका है, क्या रोल है इसका। सबसे पहले तो सामाजिक जुड़ाव की भावना, यानी कि अ सेंस ऑफ सोशल कनेक्टनेस। जो साहित्य होता है इसके माध्यम से क्या होता है, समाज में जाति, धर्म, वर्ण या किसी दूसरी बात से भी रिलेटेड जो समस्या होती है, जो असमानता होती है, उनको उजागर किया जाता है। उनमें हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके गाइडेंस यानी कि उसका मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इसके अलावा टेल द ट्रुथ, यानी कि वास्तविकता को बताना। देखो, साहित्य जो होता है, मैंने फर्स्ट लाइन में ही कहा था कि वो एक मिरर होता है एक सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो समाज की वास्तविकता की जानकारी देता है। समाज में क्या है, क्या स्थिति है, ये सब कुछ हमें साहित्य बिल्कुल सच बताता है। तो इसमें सामाजिक जीवन की समस्याओं को उजागर करके दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि दलित लिटरेचर में दलित लोगों की समस्याएं, जेंडर लिटरेचर में जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है और उसके अंतर्गत ये गाइडेंस दी जाती है कि हम उसमें सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव मैसेजेस, ये सकारात्मक संदेश भी देता है। देखो, ये समाज में जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको पहचानता है और फिर साहित्य के माध्यम से लोगों तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचाता है कि हमें किस तरीके से इन परिस्थितियों को खत्म करना चाहिए, भेदभाव को खत्म करना चाहिए। इससे जो लोग होते हैं ना, वो जागरूक होते हैं। देन फेवर ऑफ बैकवर्ड पीपल, यानी कि पिछड़े लोगों का पक्ष। साहित्य के द्वारा हम समाज के जो पिछड़े और दलित लोग हैं उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझ सकते हैं। ये हमें इतनी जानकारी प्राप्त करवाता है जिससे हम उनके उत्पीड़न को समझ सकते हैं और उनकी समस्याओं को समाज में पहुंचाने में जो साहित्य है वो एक अहम भूमिका
निभाता है। भीमराव अंबेडकर की हम दलित लिटरेचर के डेवलपमेंट में बात करते हैं कि इनका किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है या योगदान है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के खिलाफ महात्मा गांधी आ गए थे, उन्होंने इनका विरोध किया और उस समय महात्मा गांधी ने स्वदेशी जो चीज होती है, स्वदेशी मतलब अपने देश से में निर्मित जो चीजें हैं या अपने देश की जो संस्कृति है उसको काफी ज्यादा उजागर किया था। उन्होंने जाति से रिलेटेड या समाज में जितनी भी बुराइयां थी उन सबका काफी विरोध किया था और समानता के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। अब अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देखो, दलित राइटिंग 1960 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि 1970 के दशक तक अंग्रेजी बोलना बहुत डिफरेंट थिंग थी। तो 1940 से 50 के बीच में जो बाबा साहेब है हमारे, अंबेडकर को ही बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे जैसे कि जनता पत्रिका, प्रबुद्ध भारत और मूक नायक, और ये सब कुछ अनटचेबल से रिलेटेड थे। अनटचेबल मतलब अछूत लोग, जिन्हें लोग देखने और छूने से भी पीछे भागते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मराठी लैंग्वेज आई, मराठी भाषा में भी साहित्य आने लगा। अब क्या हुआ, जो दलित पैंथर्स का एक डेप्राइड ग्रुप था उसमें कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स निकले जिन्होंने दलित आंदोलन को काफी रैपिडली तरीके से स्प्रेड किया, और इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे कवि और लेखकों ने अनटचेबल के लिए हरिजन वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके बिहाफ पे या फिर इसके प्लेस पे दलित शब्द का उपयोग किया अनटचेबल्स लोगों के लिए। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि ऑब्वियसली जो लिटरेचर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। वो अवेयरनेस को स्प्रेड करता है, वो सोशल इनइक्वालिटीज को बताता है और किस तरीके से हम उन सोशल इनइक्वालिटीज से निकल सकते हैं, किस तरीके से हम उन चीजों में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसकी गाइडेंस भी देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज फ्रेरियन डायलॉग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशन ऑफ डायलॉग, यानी कि फ्रेरियन संवाद की पारंपरिक धारणा से किस प्रकार भिन्न है। देखो, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की फील्ड की तो वहां पर जो डायलॉग का रोल होता है वो काफी ज्यादा, यानी कि संवाद की जो भूमिका होती है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है। किसी भी एजुकेशन फील्ड के लिए या किसी भी शैक्षिक क्षेत्र को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, उस पर अपना इफेक्ट डालती है। फ्रेनियन संवाद जो है वो शिक्षा का जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसकी आलोचना करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है कि ये गलत है। तो एक फ्रेरे नामक विचारक है, उन्होंने क्या बोला कि हम एक न्यू दृष्टिकोण देंगे, हम एक नया डायलॉग फॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें प्रेम के साथ साथ जो सम्मान है उसे भी शामिल किया जाएगा, ताकि जो मनुष्य है वो किसी भी विषय को अपने ऊपर जबरदस्ती न थोपे, बल्कि ये मनुष्य के बीच जो बातचीत वगैरह होती है उस पर क्या करता है, जोर देता है। संवाद का क्या अर्थ होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित रूप से, मौखिक रूप से या फिर एक्शंस के जरिए, वर्बल गेस्टर्स, इन सब के जरिए बात करना। जैसे कुछ लोग इशारों में करते हैं, कुछ मुंह से बोल के करते हैं, कुछ टेक्स्ट पे करते हैं। तो इन सारी चीजों के जरिए अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करना ही डायलॉग कहलाता है या फिर संवाद कहलाता है। संवाद की पारंपरिक धारणा, मैंने आपको बताया कि पारंपरिक धारणा की आलोचना करता है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि है क्या पारंपरिक धारणा जो इसकी आलोचना होती है। देखो, इसके अनुसार जो संवाद की यानी कि जो डायलॉग की कन्वेंशनल नोशन है या फिर उसकी जो पारंपरिक धारणा है, मतलब इसके अनुसार दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है या फिर दो से अधिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच जो संवाद की प्रक्रिया होती है जिसमें विचार, सूचनाएं, ये आपके आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, ये सब कुछ आपस में एक्सचेंज होती है या फिर बातचीत में ये सब शामिल होती है। इसमें एक ही चीज मानी जाती है कि जैसे मान लो जो टीचर है उसके पास बहुत सारी नॉलेज है और जो बच्चे हैं वो खाली बर्तन है, और टीचर्स को क्या करना होगा, ज्ञान बच्चों के खाली बर्तन में डालना होगा। ठीक है, तो ये है आपकी पारंपरिक धारणा। अब फ्रेरियन डायलॉग की अगर हम बात करें तो फ्रेरे नामक विचारक द्वारा ये दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट से बिल्कुल ज्यादा अलग है। देखो, ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि बातचीत ठीक है, लेकिन प्रेम और सम्मान, लव और रिस्पेक्ट की इसमें बात की गई है कि कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन कम्युनिकेशन वो होगी जो लव और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होगी, क्योंकि इससे जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई हो सकेगी और उनका एनालाइजमेंट भी हो पाएगा, यानी कि उनका विश्लेषण भी हो पाएगा। डिफरेंस ऑफ फ्रेरियन डायलॉग फ्रॉम कन्वेंशनल नोशन ऑफ डायलॉग, यानी कि फ्रेरियन संवाद की पारंपरिक संवाद की धारणा से भिन्नता। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है समानता और पारस्परिक सम्मान, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपसी समझ और समानता तथा एक दूसरे का सम्मान करना, कि आपस में आप दोनों में ही समझ हो, समानता हो और आप एक दूसरे का सम्मान करना जानते हो, जिसमें प्रेम और रिस्पेक्ट दोनों होगी तो जो डायलॉग है या जो कम्युनिकेशन है वो मेंटेन रहेगी। देन प्रॉब्लम रेजिंग परसेप्शन, समस्या उठाने वाली धारणा। देखो, ये जो धारणा है ये समस्या को प्रेजेंट करने की, यानी कि प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने की भी हमें सुझाव देती है कि हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम फिर उसे सॉल्व कर पाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे कोई बच्चा है वो स्कूल तक पैदल
पैदल जाता है तो जो टीचर है वो उससे पूछ सकता है कि तुम इतनी दूर पैदल क्यों आते हो, तो वो सोचेगा इस बारे में कि क्या उसके घर से लेके स्कूल तक उसके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है या फिर उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है कि वो पैदल जा सकता है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा। तो इस तरीके से ये समस्या उठाने वाली धारणा कहलाती है। देन इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी और सहभागिता, जो ये धारणा है ये सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी यानी कि उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है ताकि वो अपने अनुभव और विचारों को इसके अंतर्गत शामिल कर सके। देन आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, पार्टिसिपेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो एनालाइज करे चीजों को, कोई भी अगर चीज मिली है तो उस पर सवाल उठाए, उस जानकारी की आलोचना करे, उसको सॉल्व करे जो भी वो प्रॉब्लम है। देन ओपननेस टू चेंज, परिवर्तन के प्रति खुलापन। इस संवाद की धारणा में क्या होता है, हमें सीखने की प्रक्रिया में बहुत सारे चेंजेस को शामिल करना होता है, यानी कि अगर आप कोई लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो तो आपको बहुत सारे सिचुएशन को चेंज करना आना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका बदलता हुआ परसेप्शन है या बदलती हुई चीजें हैं, जो आपका दिमाग खुल रहा है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो रहा है, इसको एक अलग तरीके से दर्शाया जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षा का विकास होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और जो विकास है वो होता रहता है। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द फेरेंट डायलॉग इज अ न्यू कंसेप्शन एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द नोशन ऑफ ट्रेडिशनल डायलॉग। ये पारंपरिक संवाद की धारणा से बिल्कुल अलग है और ये पारंपरिक संवाद की धारणा की आलोचना करता है। इसके अंतर्गत ज्यादा जो जोर है या ज्यादा जो फोकस है वो प्रेम और सम्मान पे किया गया है कि कम्युनिकेशन बेस किस पे होगा, कम्युनिकेशन तो होगी पर जो उसका बेस होगा वो लव और रिस्पेक्ट होगा, ताकि जो लोग हैं वो रियल प्रॉब्लम्स को पहचाने और उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज क्रिटिकल पेडागोजी एम टू ब्रिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता है। तो मतलब हमें ये बताना है कि जो क्रिटिकल पेडागोजी होती है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकती है। देखो, शिक्षा आप सबको पता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, और मेन चीज ये है कि हम शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक स्तर पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको सॉल्व करते हैं। शिक्षा शास्त्र का जो ये समालोचनात्मक दृष्टिकोण है ये क्या करता है, समाज में जो भी मान्यताएं चली आ रही हैं, गहरी आस्थाएं चली आ रही है, मतलब पुराने डीप बिलीव्स, ट्रेडिशनल सिस्टम जो सोसाइटी के अंदर चले आ रहे हैं, ये इन सब की आलोचना करता है। ये एक ऐसा शिक्षा शास्त्र है जो समाज में सामाजिक न्याय को यानी कि सोशल जस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी और सोशल चेंज को सोसाइटी के अंदर लाना चाहता है। क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। ये जो दृष्टिकोण है ये भी पारंपरिक व्यवस्था के विपरीत है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें सत्ता और ज्ञान के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश की जाती है। पावर और नॉलेज के बीच रिलेशनशिप क्या है। इससे पहले जब हमने फ्रेरियन का संवाद पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो भी ट्रेडिशनल डायलॉग से थोड़ा डिफरेंट था और उसमें क्या था, लव और रिस्पेक्ट। तो इसी तरीके से क्रिटिकल पेडागोजी में क्या है कि वो ये देखता है कि पावर और नॉलेज के बीच रिलेशनशिप को कैसे समझा जाए, कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। जो फ्रेरे हैं वो क्या कहते हैं कि शिक्षा शास्त्र या फिर जो क्रिटिकल पेडागोजी है ये एक टूल है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जामिन कर सकते हैं, उनके रिलेशन ऑफ पावर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अंडर फ्रेरे's क्रिटिकल पेडागोजी, अब फ्रेरे के आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले शिक्षा का बैंकिंग मॉडल यानी कि बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत टीचर और विद्यार्थी के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। इसमें टीचर को एक बैंक की तरह दिखाया गया है और छात्र बिल्कुल खाली होता है और बैंक रूपी शिक्षक से जो ज्ञान होता है वो छात्रों को मिलता है। देन फ्रेरे की संवाद विधि, ये जो कि मैंने आपको बताया लव और रिस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। देन समस्या उठाने वाली शिक्षा का मॉडल, ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन अटेंशन है वो इस चीज में दी जाती है कि जो भी एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही हैं, जो उत्पन्न होती है, उन सब पर ध्यान दिया जाए और इसी के साथ साथ जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मुख्य प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है और शिक्षक उनसे किस तरीके से प्रश्न करे और वो किस तरीके से उन्हें सॉल्व करे, इस चीज की गाइडेंस देना भी शामिल है। देन कंसियंटिएशन यानी कि विवेकीकरण, इसके अंतर्गत सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाता है ताकि लोगों की सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास भी इसके अंतर्गत शामिल है। गोल्स ऑफ सोशल चेंज ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सामाजिक न्याय और जागरूकता यानी कि सोशल जस्टिस और अवेयरनेस। देखो, इस पे इनका मुख्य लक्ष्य यही है कि समाज में जितनी भी समस्याएं चल रही है उनकी तरफ छात्रों का ध्यान खींचना, उनकी जागरूकता को बढ़ाना और अवेयरनेस को काफी ज्यादा बढ़ावा देना ताकि वो इन सारी प्रॉब्लम
माध्यम से इन सारी चीजों से जागरूक हो सके। देन शिक्षा का सामाजिक संदेश, ऑब्वियसली सोशल मैसेज ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत क्या आता है, समाज में बदलाव लाने के लिए और छात्रों में पॉजिटिविटी को लाने के लिए उन्हें क्या सिखाया जाता है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स है उससे निपटने के लिए समाधान ढूंढे और समाज के विकास के लिए काम करे। स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को इसमें दिखाया गया है कि शिक्षक को छात्रों के साथ जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट है, उन सबका एक मतलब कहते हैं ना कोलैबोरेटर के रूप से काम करना चाहिए, उनकी बहुत ज्यादा सहायता करनी चाहिए। शिक्षकों को देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की रुचि किसमें है, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, तो इस तरीके से प्यार से उसे हैंडल करना चाहिए। पार्टिसिपेशन एंड इंडिपेंडेंस, सहभागिता और स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत छात्रों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि वो पार्टिसिपेशन करे चीजों में। और ये कहा गया है कि किसी भी ज्ञान को सिर्फ लर्निंग प्रोसेस तक मत रखो, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि उनपे आप सवाल उठा रहे हो, कुछ भी लर्निंग तक ठीक है, लेकिन उन्हें इन्वॉल्व करो ताकि वो क्वेश्चन को पुट अप करे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा करे, नॉलेज ले, और उसके बाद वो इतने सेल्फ रिलियंट बन जाए कि वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। एंड ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की समाप्ति। अगर पिछड़े और जो माइनॉरिटीज होते हैं, अगर उनको भी, बैकवर्ड लोगों को या डिसएडवांटेजेस ग्रुप को सोसाइटी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा तो इससे भी असमानता जो होती है वो खत्म होगी। और ये कभी हो सकता है जब समाज और शिक्षा में बदलाव लाया जाए। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो एक ऐसा वर्क है जो हमें ये दिखाता है कि हाउ टू इम्प्रूव और सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ऐसी समस्याओं को सॉल्व करना जो समाज में फैली हुई असमानता की वजह से क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 शॉर्ट नोट दे रखे हैं जिन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। एम्स ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य। इक्वेलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समानता। प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक शिक्षा। एजुकेशन एंड जेंडर, शिक्षा और जेंडर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य। अगर हम इंट्रो की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट कि हमेशा से भारत का जो एंशिएंट कल्चर रहा है या फिर जो भारत का एजुकेशन सिस्टम रहा है वो काफी ज्यादा ग्लोरियस रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण रहा है। भारत की जो संस्कृति है, जो शिक्षा प्रणाली है वो काफी ज्यादा ग्लोरियस है। हमेशा हमें उस पर गर्व महसूस होता रहता है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि, संत, विचारक, फिलोसफर, थिंकर्स पैदा हुए जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे कंपोजिशंस किए। वेदास एंड उपनिषद आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। वेद और उपनिषद को विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है, यानी कि ये सबसे पुराने होते हैं। और जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हम इन कंपोजिशन, इन टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय में भी, चाहे एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है, तब भी भारत में जो नॉलेज थी या जो ज्ञान था उसका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार था। आधुनिक शिक्षा की मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होता है रिसर्च, बिल्डिंग स्किल पर्सनालिटीज इन वेरियस फील्ड सच एज एजुकेशन, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन द कंट्री। यानी कि आधुनिक शिक्षा में ना रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है। इसमें साइंस को, यानी कि विज्ञान को, आर्ट, कला, टेक्नोलॉजी और जो मेडिकल लाइन जैसी फील्ड्स होती है इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है या फिर इसको ज्यादा प्रमोट किया गया है। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी मॉडर्न एजुकेशन या जो आधुनिक शिक्षा है इसके महत्व को समझते थे और इसको काफी ज्यादा प्रमोट करते थे। अब भारत में शिक्षा यानी कि एजुकेशन इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि भारत में जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आई, टाइम टू टाइम उसमें हमने बहुत सारे बदलाव देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे और ये हम आगे भी कई क्वेश्चन में कर चुके हैं कि किस तरीके के चेंजेस आए। जैसे जैसे चेंजेस आए कुछ कुछ समय बाद नई नीतियां बनी और उससे क्या हुआ, जो एजुकेशन फील्ड है उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई। एम्स ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मैंने इसमें बताया कि इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम ये है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनको इतना कैपेबल बनाना कि वो किसी भी चीज को सोच सके, विचार कर सके, उनके अंदर आप कंपैशन, एम्पैथी, करेज जैसी चीजों को डाल सके, वो साइंटिफिक सोचे, इमोशनल
अप्रैल फूल ना बने, वो साइंटिफिक सोचे, इमेजिनेशन को क्रिएट करे, मोरल वैल्यूज को सोचे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या इसका जो मेन एम, उद्देश्य, लक्ष्य, आप जो बोल लो, बस इतना ही है कि वो ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है जो इतने ज्यादा कोऑपरेटिव बन जाएं कि वो आने वाले टाइम पे हमारी सोसाइटी में इक्वेलिटी को ला सके, हार्मोनी को ला सके और एजुकेशन से जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट कर सके। वो साइंटिफिकली सोचे किसी भी चीज को और उस पे वर्क करे। सम ऑफ द मेजर एम ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया आर एज फॉलोज। अब हम आधुनिक भारत में शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों की बात करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली विकास। मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का होता ही क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट किसका? स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का विकास करना। और विकास में ये नहीं कि आप उन्हें सिर्फ मानसिक रूप से, नहीं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग, हर एक तरीके से इनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिससे क्या हो कि ये जो भी इनकी लाइफ में या इनके आप कह सकते हो जीवन में अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं या डिफरेंट पाथ्स है, वहां पर ये कैपेबल होके प्रॉब्लम्स को फेस कर सके और एक बैलेंस पर्सनालिटी बना के चले डिफरेंट एरियाज में। देन टेक्निकल एजुकेशन यानी कि तकनीकी शिक्षा। मैंने आपको बताया कि इसमें साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रमोट किया गया है ताकि आने वाले टाइम में हम अपने देश की प्रगति कर सके, कदम से कदम मिलाकर चलें बाकी देशों के साथ भी और अपना डेवलपमेंट कर सके। देन सोशल जस्टिस एंड सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक न्याय और समाजशास्त्रीय सुधार। शिक्षा का एक और पर्पस या एक और मकसद ये है कि वो समाज में, सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस वाली व्यवस्था है उसे बनाए रखे, क्योंकि समाज में सामाजिक न्याय होना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर समाज में सामाजिक न्याय रहेगा या न्याय जैसी चीज रहेगी तो विद्यार्थियों को समाज में समानता, न्याय और जो आपका एम्पैथी जैसे वैल्यूज होते हैं उसको समझने में आसानी होगी और वो इसे समझेंगे। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट द एम ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया इनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट्स। के कई सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन मेनली इसका जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों को मोरल, सोशल, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग बनाना होता है ताकि वो पॉजिटिव चेंज एक सोसाइटी के अंदर लेकर आ सके। बी है इक्वेलिटी एंड एजुकेशन, शिक्षा में समानता। तो शिक्षा में समानता क्या होती है? ऑब्वियसली कि हर एक इंसान को शिक्षित होने का अधिकार मिले, हर एक इंसान एजुकेशन को पा सके, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, उसका ओरिजिन, उसका कलर, उसकी लैंग्वेज, उसका प्लेस ऑफ बर्थ चाहे कितना भी अलग हो, लेकिन उन सबको एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल एक समान मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा में समानता, कि हर किसी को इक्वल चांस मिले, सबके पास जो अवेलेबिलिटी हो वो इक्वल हो ताकि वो भी नॉलेज को गेन कर सके, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज कर सके। अगर हम शिक्षा में समानता पर कुछ थिंकर्स के व्यूज को हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हम अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? इफ वी कंटिन्यू टू लीव वास्ट सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड पीपल आउट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एजुकेशन, वी मेक द वर्ल्ड नॉट ओनली लेस जस्ट बस ऑल्सो लेस सेफ। तो अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम दुनिया के एक बहुत बड़े ग्रुप को एजुकेशन ना दें, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड ना करवाएं और उन्हें उनकी लैंग्वेज में कि हम उन्हें बाहर छोड़ दें, बाहर इन द सेंस कि उनके पास एजुकेशन ना हो, तो आप लोगों को पता ही है कि दुनिया में ना जस्टिस रहेगा और ना ही सेफ रहेगी दुनिया। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आ रहा है कुछ भी, नहीं, सेफ इन द सेंस कि जब आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आपके पास ना सोचने का तरीका है, ना किसी चीज को समझने का तरीका है, आप किसी चीज की ना वैल्यू को जान पाओगे और ना खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर पाओगे। इसी के साथ साथ जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की सहयोगी न्यायाधीश सोनिया मारिया है, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं अंटिल वी हैव इक्वालिटी इन एजुकेशन वी विल नॉट हैव एन इक्वल सोसाइटी। कि जब तक हम शिक्षा में समानता नहीं लेकर आएंगे, जब तक सबको इक्वल एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक हमारे पास एक समान जो समाज है, एक समान जो सोसाइटी है वो नहीं होगी। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं एजुकेशन के अंदर, कि शिक्षा में समानता का क्या महत्व है। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ फॉस्टरिंग नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड सोशल सपोर्ट इन सोसाइटी। कि जो शिक्षा है वो समाज में ज्ञान और सबसे मेन बात सोशल सपोर्ट, किसी भी समाज में सामाजिक समर्थन को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं वही इक्वालिटी के प्रिंसिपल को समझ पाएंगे और फिर वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इक्वालिटी एंड एजुकेशन इज द फास्ट वे टू अचीव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ नेशन। देखो, अगर शिक्षा में समानता है तो जो किसी भी राष्ट्र का विकास है वो तेजी से होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या होगी? ये अगर अधिकार होगा तो
सबसे मेन बात, जो लोग हैं वो निश्चित हो जाएंगे कि वो किसी भी लिंग के हो, किसी भी जाति के हो, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो रिलीजन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको समान, इक्वल और एप्रोप्रिएट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये भी इक्वलिटी का एक इम्पोर्टेंस है एजुकेशन के अंदर। देन प्री रिक्वेस्टेज ऑफ एजुकेशनल इक्वालिटी, यानी कि शैक्षिक समानता की पूर्व आवश्यकताएं अगर हम देखते हैं तो फ्री एजुकेशन, सबसे पहली बात मुफ्त शिक्षा। देखो नॉर्मल सी चीज है इस पॉइंट में कि हमें ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि सबको शिक्षा मिल सके। और कैसे लोगों को ज्यादा मिल सके जिनके साथ हमेशा से ही भेदभाव होता हुआ आ रहा है, या फिर वो एक ऐसा वर्ग है समाज का जो आर्थिक रूप से भी और अपने माइनॉरिटीज होने की वजह से भी पीछे रहते हो, तो उन्हें शिक्षा के अवसर का जो मौका है वो ज्यादा मिलना चाहिए। किसी भी मतलब ऐसा ना हो कि किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो उन्हें एजुकेशन ना मिल रही हो, नहीं। तो इसीलिए फ्री एजुकेशन की स्कीम को लाना चाहिए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो। देन एड्रेसिंग डिफरेंट नीड्स, विभिन्न आवश्यकताओं का समाधान। देखो हर छात्र की ना कुछ नीड्स होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कुछ योग्यताएं होती है, तो उनके आधार पर उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। उनका भरण पोषण, उनकी खुद की जो मेंटेनेंस है उसमें सपोर्ट उन्हें करते रहना चाहिए। सुविधाएं और सहारा, यानी कि बच्चों को फैसिलिटीज और सपोर्ट भी मिलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ना खाना होता है ना कपड़े होते हैं, तो ऐसे सभी छात्रों को फ्री क्लोथ्स, लंच, स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो एक क्वालिफाइड एजुकेशन ले सके। देन ऑप्शनल एजुकेशन, वैकल्पिक शिक्षा भी रखी जानी चाहिए। एक ऐसा सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, तो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होगा, अगर किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग ले, किसी को डांसिंग में है तो वो डांस को चूज करे, किसी को म्यूजिक में है तो वो म्यूजिक, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो एक सब्जेक्ट ले सके और अपनी इंटरेस्ट को, अपनी कैपेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। देन चैलेंजेस इन एजुकेशनल इक्वालिटी, अब शैक्षिक समानता में चुनौतियां की बात कर लेते हैं हम। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, देयर शुड बी इक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम। विद्यार्थियों को उनकी कैपेबिलिटीज का, उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए सबसे पहले तो इक्वालिटी होनी जरूरी है। और इक्वालिटी आज भी हर जगह नहीं है। आज भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह इक्वालिटी नहीं है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। देन द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर विच एम्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास है उसका जो लक्ष्य 4 है वो क्या है कि भाई सबको समावेशी और न्याय संगत और एक क्वालिटी वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि जो लोग हैं वो सीख सके, पढ़ सके। यूनेस्को की एक नीति थी सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, ये अभी भी रियलिटी बनने से काफी ज्यादा दूर है। अभी भी ये सभी के लिए शिक्षा वाली जो बात है वो पूरी नहीं हुई है, ये काफी ज्यादा रियलिटी से, लाइफ के ट्रुथ से दूर है। क्योंकि आज भी आप देखोगे तो लाखों युवा वर्ग ऐसे हैं जो वर्तमान में स्कूल ही नहीं जाते, कोई रिक्शा चलाता है, कोई किसी और फैक्ट्री में लगा हुआ है। आज भी ये जो स्कीम थी या जो ये पॉलिसी थी एजुकेशन फॉर ऑल यूनेस्को की, ये आज भी एक रियलिटी में बदल नहीं पाई है। देन आप देखोगे कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन, इसने इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा बना दिया और एकदम बेकार बना दिया। क्योंकि अब जो लाखों छात्र थे इस टाइम पे जिनके पास फोन टेक्नोलॉजी नहीं था, वो एजुकेशन नहीं ले पाए और इस वजह से उनकी एजुकेशन में 1-2 साल जितने भी टाइम का लॉकडाउन था वो गैप हुआ, तो काफी ज्यादा इससे भी इम्पैक्ट पड़ा। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि एजुकेशन में इक्वालिटी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इक्वालिटी होगी तभी एक डेडिकेटेड और प्रोस्पेरस फ्यूचर बन सकेगा हमारी सोसाइटी का। नेक्स्ट पार्ट है प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में हमें बात करनी है कि जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले एजुकेशन क्या थी और ब्रिटिशर्स जब रहे तो उस टाइम किस तरीके की एजुकेशन हुई। तो इन इंट्रो, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल पीरियड। कि अगर हम भारत में शिक्षा के विकास को देखें, लेवल्स को देखें, तो हमें पता चलेगा कि एक लेवल है पूर्व औपनिवेशिक और एक है औपनिवेशिक। अगर हम प्राचीन काल से लेके आधुनिक युग की बात करें, एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न एरा, तो हमें पता चलेगा कि जो एजुकेशन है इसने हमेशा से ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी जो सोसाइटी है, कल्चर है, इकोनॉमी है, इसको शेप देने में और इसको व्यवस्थित रखने में। जो शिक्षा है हमारे समाज की, वो हमारे विचारों से, हमसे, हमारे धर्म से, हमारी चीजों से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा चेंजेस भी हुए हैं हिस्ट्री से लेकर अब प्रेजेंट टाइम तक, जो जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है।
प्री कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया, अगर भारत में हम पूर्व औपनिवेशिक शिक्षा की बात करते हैं तो वी नो दैट कि प्री कॉलोनियल इंडिया हैड अ रिच एजुकेशन सिस्टम दैट वाज डीपली रूटेड इन वेरियस रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। आप देखोगे कि अगर आप एंशियंट टाइम या पूर्व औपनिवेशिक काल की बात कर रहे हो तो वहां पर भारत की शिक्षा क्या थी? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली थी उस समय पे जहां पर धर्म से जुड़े, संस्कृति से जुड़े परंपराओं को पढ़ाया जाता था। उस समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान स्पिरिचुअलिटी यानी कि आपकी आध्यात्मिकता, ध्यान लगाना, मोरालिटी, नैतिकता, हमारा अच्छा हमारा बुरा, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, जो भी एक मॉरल वैल्यूज होते हैं वो हमें सिखाए जाते थे। और सबसे मेन बात, हमें हमारे पवित्र ग्रंथों की नॉलेज दी जाती थी। इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे हमें, जैसे नेचर से रिलेटेड हो गए, ग्रामर, टेक्स्ट, लॉजिक, धर्म, शास्त्र, तर्क, किसी भी चीज पे हम तर्क कैसे कर सकते हैं, व्याकरण क्या है, ग्रंथ क्या है, इस तरीके के भी साहित्य हमें पढ़ाए जाते थे। एजुकेशन इन इक्वालिटी इन द प्री कॉलोनियल पीरियड, अब हम पूर्व औपनिवेशिक काल में ही शिक्षा में कुछ असमानताएं थी वो देखेंगे। डीप इनइक्वालिटीज थी एजुकेशन के टाइम पे, पूर्व औपनिवेशिक काल में काफी ज्यादा गहरी असमानताएं थी, स्पेशली हिंदू समाज में। आप ये देखोगे कि हिंदू सोसाइटी में सिर्फ हायर एजुकेशन ब्राह्मण कास्ट को मिलती थी या फिर क्षत्रियों को, नीची कास्ट को या जो अन्य जातियां होती थी उन्हें एजुकेशन प्राप्त नहीं होती थी। इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन पाठशाला एंड मकतब्स, पाठशाला और मकतब्स पढ़ने की जगह। तो प्राथमिक शिक्षा तो पाठशाला और मकतबों में पढ़ाई जाती थी, जहाँ पर गुरु होते थे, मौलवी होते थे, वो शिक्षा देते थे। ये स्कूल गाँव में ही होते थे। और सबसे मेन बात कि जगह बहुत कम होती थी, तो इसमें लिमिटेड जो स्टूडेंट्स होते थे वही आ पाते थे, और लिमिटेड स्टूडेंट में भी सिर्फ यहाँ मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। इसके बाद देयर वॉज नो स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं था। जो स्कूल थे भी वहां पर भी लड़कियों को पढ़ाई की अनुमति नहीं थी, घर वाले खुद ही नहीं भेजते थे, बल्कि जो जमींदार होते थे वो अपनी लड़कियों को घर पे ही पढ़ाते थे और उससे हाउस होल्ड वर्क ही करवाते थे। इन रूरल इंडिया विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश द न्यू रेवेन्यू सिस्टम बिगेन विद इट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्री कॉलोनियल पॉलिसीज, और जैसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपनी नया रेवेन्यू सिस्टम, नई राजस्व व्यवस्था, अपनी नई नई नीतियां शुरू करी, तो जो भी प्री कॉलोनियल टाइम पे चीजें थी वो सारी खत्म होती चली गई। तो ये अभी हमने प्री कॉलोनियल की बात करी थी, अब हम कॉलोनियल एजुकेशन की बात करेंगे, यानी कि भारत में औपनिवेशिक शिक्षा कैसी थी और क्या थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट इनिशियली शो एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब वो आए तब तो शिक्षा से रिलेटेड किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन बाद में जब उन्हें देखा कि उनका साम्राज्य बढ़ रहा है, उनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है, तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक ऐसी क्लास की नीड है जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, जो उनके व्यापार या उनके ट्रेड से रिलेटेड कार्य को संभाल सके। तो इसीलिए इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड अब चीजें लाए ताकि मिडिल क्लास बने और मिडिल क्लास इनके एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड को संभाले। अब इन्होंने क्या किया, इन द ईयर 1813 द चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट मेड अ प्रोविजन ऑफ ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि अब हमें क्लास की नीड है तो कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1813 में क्या किया, ब्रिटेन की संसद द्वारा एक चार्टर अधिनियम एक्ट था वो पारित किया गया, और इन्होंने क्या बोला कि हमें भारत में शिक्षा का विकास करना है, इसके लिए आप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दें। इससे कंपनी में काफी ज्यादा आप देखोगे डिफरेंसेस भी एमर्ज्ड हुए, काफी ज्यादा मतभेद हुए। अब इसमें 2 मतभेद निकले, एक था आपका ओरिएंटलिज्म जिन्हें हम कहते हैं प्राच्यवाद, और दूसरा था एंग्लिसिज्म जिसे हम कहते हैं पाश्चात्यवाद। जो आपके ओरिएंटलिज्म थे उनका मानना था कि भारत में हमेशा से एक ट्रेडिशनल एजुकेशन और नॉलेज ही रही है, तो उसी को बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो सबसे मेन बात है, जो एजुकेशन का मीडियम है वो लोकल लैंग्वेज रहनी चाहिए, इंग्लिश नहीं कि आप स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल करो। हमेशा से भारत में एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक शिक्षा दी गई है धर्म, संस्कृति, ज्ञान से रिलेटेड, तो वही आगे भी मिलती रहनी चाहिए, कुछ नया नहीं आएगा। जबकि जो एंग्लिसिज्म थे वो क्या बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल, शिक्षा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, और जो मीडियम है एजुकेशन का वो इंग्लिश होना चाहिए, कोई लोकल लैंग्वेज नहीं, कोई हिंदी नहीं, ओनली इन इंग्लिश। हालांकि विवाद काफी बड़ा हुआ, तो बाद में जो इंडियन काउंसिल है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वेस्टर्न एजुकेशन को, यानी कि ऑब्वियसली एंग्लिसिज्म को मान लिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया गया, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में पास हो गया, और उसके बाद इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया एक्सेप्ट कर लिया गया। जो इंडियंस थे जिनमें जो
राजा राम मोहन रॉय, आपने सुना होगा राजा राम मोहन राय, ये काफी बड़े सामाजिक सुधारक थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट किया। ये चाहते थे कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन आए। ये इसलिए ये चाहते थे ताकि हिंदू धर्म में जितने भी अंधविश्वास हैं, जो फालतू की चीजें हैं, वो निकल सके और सारे एजुकेट हो सके। इसके अलावा 1835 में थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा जो है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उसकी नीड क्यों है, इस पे डिटेल दी कि उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो मोटिव है या जो हमारा एम है, वो एक ऐसी क्लास को क्रिएट करना है जो नस्ल से, यानी कि कलर, रेस, खून से तो इंडियन हो, भारतीय हो, लेकिन जो उनकी सोच हो, जो उनका इंटरेस्ट हो, जो उनकी थिंकिंग हो, जो उनके थॉट्स हो, वो ब्रिटिश से मिलने चाहिए और वो ब्रिटिश हों। सिर्फ किससे? थिंकिंग से, टेस्ट से और मोरल से। तो फाइनली इन 1854 अ मैनिफेस्टो वाज इशूड, आल्सो नोन एज द वुड्स डिस्पैच। तो एंड में 1854 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। इसने शिक्षा में एक आधुनिक प्रणाली की नींव रखी और इसी के साथ इंडिया में एक मॉडर्न सिस्टम आया एजुकेशन का, जिससे पता चला कि अब इस डिक्लेरेशन ने ये क्लियर कर दिया कि अब इंडिया में वेस्टर्न आर्ट, साइंस, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें भी शामिल होगी। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ऑब्वियसली कि दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। अगर हम प्री कॉलोनियल टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हैं तो हम देखेंगे वहां पर स्पिरिचुअलिटी, कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जाता था, और अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो बेशक ब्रिटिशर्स का इसमें एक गोल था कि उन्हें एक क्लास रेडी करनी थी, लेकिन कॉलोनिज्म में ये चीज डाली गई कि अब इंडिया में आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड जेंडर, यानी कि शिक्षा और जेंडर। शिक्षा और जेंडर पे हम काफी बात कर चुके हैं। आपको पता है एजुकेशन क्या है? एक ऐसा मानव अधिकार, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे समाज का विकास करती है, बल्कि उसके साथ साथ इंडिविजुअली पर्सनालिटीज का भी डेवलपमेंट करती है। जेंडर की वजह से काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज आई है एजुकेशन के फील्ड के अंदर, और जो ये जेंडर का इशू है, ये इक्वालिटी और एजुकेशन दोनों में ही आप देखोगे कि बाधा डालता है, दोनों में ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। आपको पता है, इस बारे में हम काफी बात कर चुके हैं कि स्कूल्स में भी हम देखते हैं, स्कूल हो चाहे सोसाइटी हो, हर जगह जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव होते हैं, चाहे वो एजुकेशन की क्वालिटी हो, चाहे किसको कितनी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों को प्रभावित करते हैं, दोनों पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं कि मेन को तो अच्छी मिले, वुमेन को कम मिले। इसके अलावा करुणा चानना जो है, उन्होंने अपने वर्क्स में कहा है कि हाउ द स्कूल ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एज सून एज द रीच द एज ऑफ 8 to 15 ईयर्स। क्या आप देखोगे कि उन्होंने अपने कार्यों में बताया कि किस तरीके से जो गांव वाले एरियाज होते हैं, और कुछ में तो शहरों में भी ऐसा होता है कि जैसे ही लड़कियां 15 साल तक की होती हैं, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि आप स्कूल छोड़ दो। लड़कों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, जबकि लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल्स में जो बुक्स लिखी जाती हैं, वो आधी तो ये ध्यान में रख के लिखी जाती है कि लड़के क्या पढ़ेंगे और लड़कियां क्या पढ़ेंगी। इसके बाद एजुकेशन एंड एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एंड चेंज, शिक्षा समाजीकरण और परिवर्तन की एक एजेंसी है। देखो, एजुकेशन एक्ट्स एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन बाय शेपिंग द बिहेवियर। शिक्षा व्यक्तियों के व्यवहार को, उनके विश्वास को, उनकी पहचान को एक न्यू शेप देती है। वो उनका इंडिविजुअली डेवलप करती है और उनका इतना विकास करती है कि वो आने वाले टाइम पर अपनी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सके। उनके अंदर जो वैल्यूज आई है वो पीढ़ी टू पीढ़ी, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो सके। एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल टू चैलेंज ऑपरेसिव सिस्टम, और एजुकेशन ही व्यक्तियों को इतना काबिल बनाती है कि वो जो टॉक्सिक सिस्टम्स होते हैं या जो ऑपरेसिव सिस्टम होते हैं, जो अत्याचारी व्यवस्था होते हैं, वो उनको चुनौती दे सकते हैं, उनके खिलाफ बोल सकते हैं, समाज से जो असमानताएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। सावित्रीबाई फूले जो थी, इन्होंने भी महिलाओं की एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया और महिलाओं के हित में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। और द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड 220, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने 2020 में तर्क दिया कि विश्व स्तर पर सबसे गरीब घरों की 3 में से 1 किशोर लड़की कभी भी स्कूल नहीं गई। मान लो एक गरीब घर में 3 लड़कियां, तो 3 में से 1 लड़की ऐसी होगी जो कभी स्कूल ही नहीं गई होगी, जिसने देखा ही नहीं होगा स्कूल कैसा होता है। कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स किए गए, कुछ नीतिगत पहल किए गए, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, फिर नेशनल पॉलिसीज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 में आई थी ये, फिर नेशनल स्कीम ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2008, माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना को बढ़ाना, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबको पता है 2015 में आया था। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो जेंडर का इशू है वो काफी ज्यादा बड़ा है और ये सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को सोसाइटी के अंदर हर तरीके से प्रभावित करता है। महिलाओं के लिए ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे इनइक्वालिटी दूर हो, वो भी पॉजिटिवली पढ़ सके और सोसाइटी में अपना योगदान दे सके, और इसके साथ साथ वो हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके चले। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस द गाइडिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट्स फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि भारत में स्कूल शिक्षा के लिए जो भी मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, यानी कि उन्हें गाइड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, कुछ कंसेप्ट बनाया जाता है कि आपको स्कूल में इन चीजों को रखना है, तो ये उस चीज को तैयार करता है। ये NCERT जो होती है उनके द्वारा डेवलप किया जाता है। NCERT यू ऑल नो दैट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इनके द्वारा ये विकसित किया जाता है। और ये देश भर में जितने भी स्कूल्स होते हैं ना, उन सबके लिए एक रोड मैप क्रिएट करता है या फिर उन सबको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है जिसमें बताता है कि करिकुलम क्या है, टेक्स्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट रखने हैं, सब कुछ। NCF का जो मेन गोल है या जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो ये चाहता है कि चाइल्ड सेंट्रल अप्रोच जो है एजुकेशन की वो प्रमोट हो, यानी कि बाल केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसे ये बढ़ावा देना चाहता है, ताकि जो बच्चे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को रटे ना, रटने की बजाय वो उस चीज को समझे, उसको सोचे, उसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग ले, फिर उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करे, फिर कंसेप्ट्स बताए। तो इससे क्या होगा कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो ये रोट लर्निंग से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है। अब अगर हम इनके मेजर प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेजर प्रिंसिपल्स थे, तो सबसे पहले तो चाइल्ड सेंटर लर्निंग, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। इस फ्रेमवर्क में हर एक बच्चे के लिए ये डाला जाता है कि जो चाइल्ड है वो अपनी यूनिक एबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट और अपने लर्निंग स्टाइल को पहचाने, वो एजुकेशनल प्रोसेस में रहें, स्कूल्स में रहें, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी एबिलिटीज, उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, उन्हें किस चीज को लर्न करने का, सीखने का ज्यादा शौक है, इस चीज को प्रमोट किया गया। देन ओवरऑल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि समग्र विकास, ये नहीं कि आप सिर्फ उसे मेंटली तैयार कर रहे हो कि वो बस पढ़े पढ़े पढ़े, नहीं, उसको हर तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, चाहे इमोशनली, सोशली, फिजिकली, कॉग्निटिव, हर तरीके से उसको डेवलप करना। देन कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, उसे लाइफ की वास्तविकताओं से उसका सामना भी करवाना, ताकि वो रियल लाइफ के जो नॉलेज कंटेक्स्ट है उनको भी जान सके कि रियल लाइफ में क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। यानी कि जो एक्सपीरियंस वाली लर्निंग होती है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को, तो वो भी इसमें प्रमोट करने की बात की गई है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, मतलब कि बच्चों पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना है। ये दबाव को कम करने की बात करता है कि बच्चों को सिखाओ, बस ऐसे सिखाओ कि वो उस लर्निंग को एंजॉयबल होके सीख सके, वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई रह के उस चीज को सीखे। ये नहीं कि आप उन पे प्रेशर बनाए जा रहे हो, प्रेशर को बनाने के लिए ये मना करता है। ये बच्चों को एक एंजॉयबल एजुकेशन देने की बात करता है। देन प्रॉस्परस करिकुलम, यानी कि समृद्ध पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स और जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो सब कुछ हो। जिसमें एकेडमिक सिलेबस तो ठीक है, एकेडमिक चीजें तो ठीक है, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज को भी प्रमोट करने की ये बात करता है। अब इसमें अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो हम देखेंगे कि इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को अडॉप्ट किया है, इसे अपनाया है, इन्होंने अंतर बनाया है। किस चीज के बीच? फॉर्मल इक्वालिटी और रियल इक्वालिटी के बीच, औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच अंतर बनाया कि भाई वास्तविक समानता में तो क्या होगा, लिंग से होने वाली जितनी भी हानि है, इन्होंने उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखा है कि सभी बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको डेवलप किया जाएगा और जेंडर से रिलेटेड कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा बाय इनकॉर्पोरेटिंग इक्वालिटी इन एजुकेशन पॉलिसीज एंड करिकुलर, यानी कि शैक्षिक नीतियों और पाठ्यक्रम में इक्वालिटी को शामिल करना, एक समतावादी समाज की स्थापना हो सके। थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी इनटू एजुकेशनल पॉलिसीज एंड करिकुलम फ्रेमवर्क्स, वी आर वर्किंग टुगेदर और टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एथर्स, यानी कि समानता के संवैधानिक मूल्य को शैक्षिक नीतियों के पाठ्यक्रम ढांचे में शामिल करना, ताकि सामाजिक रूप से परिवर्तन हो सके और एक इक्वल सोसाइटी जो है उसका निर्माण हो सके। अब अगर हम इनके प्रभाव की बात करें कि क्या क्या इम्पैक्ट है, तो देखोगे आप, सिंस इट्स इंसेप्शन NCF 2005 हैज एन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कि जब से इसकी शुरुआत हुई है भारत में जो स्कूल शिक्षा है उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब लोग अपने टेक्स्ट बुक्स, पढ़ाने का तरीका, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथोलॉजीज, इवेल्युएशन किसी भी एग्जाम का कैसे करना है, इस सबको डेवलप कर रहे हैं और इससे बच्चे का विकास होगा। इसके अलावा NCF ने बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो कि मैंने आपको बताया, चाइल्ड सेंटर अप्रोच, कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी सिलेबस को क्रिएट किया गया है। देन इट वर्क्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड हार्मोनियस एजुकेशन फॉर स्टूडेंट ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड डिफरेंट सोशल क्लास, यानी कि नारी, पुरुष, जाति, धर्म, विभिन्न जितने भी सामाजिक वर्ग है, सबके लिए एक समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा, जो कि मैंने आपको बताया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक जैसी एक समान शिक्षा मिलेगी। सो एट द एंड इनका
कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो एनसीएफ है इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है एजुकेशन की क्वालिटी को, जो स्कूल एजुकेशन होती है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। और इससे जो छात्र हैं उनका जो डेवलपमेंट होगा वो कॉग्निटिव एजुकेशन ले पाएंगे और एजुकेशन लेने के बाद एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब बच्चे इसे देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।